सहायक क्रिया कह सकते हैं उसे, जो आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वही कमाल का और उसे ही लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कैरेक्टर था, जब आपको ये कैरेक्टर मिला तो क्या ये आपको उम्मीद थी कि इस तरीके का कैरेक्टर होने वाला आपका? जब मिला मुझे लगा अरे ये तो काफ़ी तड़क भड़क वाला है, इसमें काफ़ी सॉस है, काफ़ी मसाला है। लेकिन ठीक है, किरदार क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, कहाँ से आया है, वो मेरे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। वो ही बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, तो मेरी खोजबीन उस तक रही जब तक मैं उसके लिए तैयारी करता रहा। मुझे एक डमी स्क्रिप्ट मिली थी जिसमें जो आपने कहा सहायक क्रियाएं जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी जगह कुछ और शब्दों का इस्तेमाल था वगैरह वगैरह। उनकी काइंड नज़र से मैं कहूँगा, उन लोगों की काइंड नज़र से, बिकॉज एक हुजूम है वहाँ पे ऑडिशन करने के लिए और सब बहुत टैलेंटेड हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कॉल आया और मैं ऑफिस में पहुंचा। और जैसे कि मैंने कहा कि वो लाइंस मिली थी, उनमें लाइंस ये नहीं थी जो स्क्रिप्ट की लाइंस थी, उनको थोड़ा डमी रखा जाता है। तो लाइनों में पोटेंट पावर थी। मैंने बस रिस्पेक्ट किया उन लाइंस की कि यार किसी राइटर ने आशीष मिश्रा ने उसको एटलीस्ट हफ्तों देकर लिखा है, अगर महीनों नहीं तो हफ्तों देकर तो लिखा ही। मैंने उसकी राइटिंग की, उनकी कला की रिस्पेक्ट की, तो मेरे ख्याल से मुझे उसी चीज़ का आशीर्वाद मिला, ऑडियंस के प्यार से। क्लास टीचर के पर्सपेक्टिव से, कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से मीम बन रहे हैं, चाचा ताऊ के पर्सपेक्टिव से, गांव के पर्सपेक्टिव से, कोई कुछ खरीदने जा रहा है दुकान पे तो शायरी लेके खरीद रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बिठा रहा है तो शायरी बोल के बिठा रहा है, कोई ऑफिस पे जा रहा है तो मेरी स्किल्स शायरी वाली है। तो मैं इन सब को चीज़ को देख के अमेज़ हो गया कि यार मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हूँ जितने ये लोग हैं, जो लोग एक्टर्स हैं भी नहीं। सेट पे ऐसा कुछ हुआ कि आप बोल रहे हो चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा? यस, बिल्कुल हुआ। क्योंकि जब आप बोलते हैं फिर उधर से मुझे तबड़क करता है, तो मतलब ऐसे सीन थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद भी हंसने लगते होंगे, फनी ऐसा कुछ सीन होता होगा सेट के ऊपर। जब मैं सेट पे गया फर्स्ट टाइम, आई विल टेल यू, वो जो पंडाल वाला सीक्वेंस है, जब मैं कवि सम्मेलन में पढ़ रहा होता हूँ तो बहुत लोग बैठे थे और जो एक्टर्स वहाँ पे जो कवि सम्मेलन के श्रोता प्ले कर रहे थे, उन लोगों को तो नहीं पता था लाइन्स ऐसी है, क्योंकि लाइन्स तो सिर्फ मेरे पास रहती हैं साइड्स। तो जब मैंने पढ़ा तो उन लोगों को एक ऐसे ही बोलते ना, वो कर्व बॉल आके विकेट उड़ा दी उनकी। बोला अरे ये क्या सुना हमने। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और मिर्ज़ापुर का तीसरा सीजन अब आ चुका है। इनके सभी किरदारों को लोग पसंद कर रहे हैं और इन्हीं किरदारों में किरदार है कविराज रहीम का। वैसे तो आपने बहुत सारे शायरों को, बहुत सारे कवियों को सुना होगा, लेकिन इनकी शायरी बिल्कुल ही अलग है। इनकी शायरी में कटाक्ष है, इनकी शायरी में व्यंग है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी शायरी में जो सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं वो कमाल का है। और सहायक क्रिया वो कौन से हैं, इसके लिए अगर आपने मिर्ज़ापुर 3 देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो हम आपको उन्हीं कविराज से मिलवाने वाले हैं। पल्लव भाई ने ये किरदार किया है, और पल्लव भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपके किरदार को भाई जितना पसंद किया जा रहा है, और मिर्ज़ापुर 3 में मतलब बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं उस पर, और मतलब बहुत सारे किरदार तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन आपके किरदार को जो लोग रिस्पॉन्ड जिस तरीके से कर रहे हैं वो कमाल का है। कैसा लग रहा है आपको? Beautiful, Niaz. First of all, I'll take this moment to congratulate you for having this beautiful office. इतने सारे लोगों के साथ आपका जुड़ाव है, एंड यहाँ NMF में सभी लोगों का, आप लोगों ने इतना प्यार भरा वेलकम, तालियां सब दी, और मैं गदगद हो गया यहाँ पे आके। आपका सवाल मुझे ओवरवेलमिंग लग रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन मेरी भूख काफ़ी ज़्यादा है इन सब चीज़ों के लिए। तो सब चीज़, मेरे बाहें खुली हैं, भूख बढ़ रही है और सर झुका हुआ है इस प्यार को देखकर। और ऐसा लग रहा है लोगों ने इसको बहुत पर्सनल बना लिया है ना, किरदार को। इट हैज़ स्ट्राइक्ड अ वेरी पर्सनल कॉर्ड इन देम, जो कि मुझे बहुत खुशी है जानकर, और एक ड्यूटी के जैसा हो गया है कि पहले सीरीज़ देखो, उसके बाद जाओ उस पर मीम बनाओ, उसको शेयर करो। तो बहुत ग्रेटिफाइंग है, बहुत खुशी है।
हाँ, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे पहले भी सीरीज आए हैं तो उनके भी बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शेयर होते रहते हैं। लेकिन अभी जो आपके जो शायराना अंदाज है ना, और उसमें जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि जो सहायक क्रिया कह सकते हैं उसे, जो आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वही कमाल का और उसे ही लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कैरेक्टर था, जब आपको ये कैरेक्टर मिला तो क्या ये आपको उम्मीद थी कि इस तरह के कैरेक्टर होने वाला आपका? ऐसा नहीं होता, अगर उम्मीद होगी ना तो मैं प्रीएम्प्ट करने लग जाऊंगा, मैं सोचने लग जाऊंगा वहाँ पे क्या हो गया। जितना मैं उसके लिए अनअवेयर रहूँ, जितना मैं उसको उस पर कम फोकस करूँ, उतना मैं लम्हे में रह पाऊंगा, जो कि हमारी जिस हिसाब से ट्रेनिंग भी होती है। अगर मैं पहले से प्रीएम्प्ट करने लग जाऊंगा, कि सोचने लग जाऊंगा कि लोग इसको पसंद करेंगे, तो मैं इसको फेंक के बोलूँ, उछाल के बोलूँ, गिरा के बोलूँ, तो मैं चीट करने लग जाऊंगा। तो ऐसा नहीं था। जब मिला मुझे लगा अरे ये तो काफ़ी तड़क भड़क वाला है, इसमें काफ़ी सॉस है, काफ़ी मसाला है। लेकिन ठीक है, किरदार क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, कहाँ से आया है, वो मेरे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। वो ही बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो मेरी खोजबीन उस तक रही जब तक मैं उसके लिए तैयारी करता रहा। और उसके बाद एक बार आप सेट पे जाते हो तो आपको क्या करना है, इतने इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इसके ऑडिशंस वगैरह कैसे हुए? मतलब आपको जब ये किरदार आपके पास आया तो आपको ये पहले से पता था कि इसमें मतलब गालियाँ भी हैं? और तब क्या होता है कि ऑडिशन का सिलसिले में वो लोग जो ऑडिशन कंडक्ट करते हैं, कास्टिंग वे, वेरी लवली पीपल, वो लोग एक डमी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। कई बार उनके पास वो रहता है ना, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि अगर अगर उन्होंने रियल स्क्रिप्ट आउट कर दी तो फिर लोगों का इंटरेस्ट ना कम हो जाए। तो एक मुझे एक डमी स्क्रिप्ट मिली थी जिसमें अच्छा। जो आपने कहा सहायक क्रियाएं जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी जगह कुछ और शब्दों का इस्तेमाल था वगैरह वगैरह। तो मुझे जब मिला वो, तो मुझे लगा ये कुछ अलग अलग बज रही है, ये अलग रिदम है स्क्रिप्ट की। मगर ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बहुत ही प्लेन वनीला था ऑडिशन, तो इतना कुछ हाई फलूतिन टाइप का नहीं था ऑडिशन। मैं गया और मुझे लगा कि हाँ, ये लाइनें जो मैं अभी तक ऑडिशन दे रहा हूँ उनसे अलग है। तो ये लगा उस वक्त। ऑडिशन में ऐसा नहीं था कि कैसे पता कैसे चला आपको इसके ऑडिशन के बारे में, इस किरदार के बारे में? क्या पता कैसे चला, मतलब कि आप ये किरदार मिर्ज़ापुर का है, इसके लिए ऑडिशंस चल रहा है? क्योंकि आप कास्टिंग ऑफिसेज में होता है कि आप जाके मिलाते हैं कि मैं फ़लाने जगह से हूँ, मैं मेरी कद काठी इतनी है, मैं ऐसा काम जानता हूँ, ऐसा काम मैंने किया है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे काम देने की कोशिश करें, मुझे टेस्ट करें। तो उन लोगों के पास, कास्टिंग बे वालों के पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन थी। तो उनको ऐसा उनकी उनकी काइंड नज़र से, मैं कहूँगा उन लोगों की काइंड नज़र से, बिकॉज एक हुजूम है वहाँ पे ऑडिशन करने के लिए, और सब बहुत टैलेंटेड हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कॉल आया और मैं ऑफिस में पहुंचा। और जैसे कि मैंने कहा कि वो लाइंस मिली थी, उनमें लाइंस ये नहीं थी जो स्क्रिप्ट की लाइंस थी, उनको थोड़ा डमी रखा जाता है, ताकि थोड़ा छुपा के रखा जाता है, क्योंकि राइटर्स का भी वो रहता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मैं पहुंचा, मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन दे के भी मुझे लगा हाँ, कई ऑडिशन दे के आपको पता ही है कैसा लगता है कि हाँ कैसा गया, ये गुंजाइश थी, ये हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो मैं थोड़ा सा अधकच्चे माइंड से बाहर आया था, कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है ना कि ये रह गया, वो रह गया। सो दैट वाज ऑडिशन प्रोसेस। तो ये मैं ये कह रहा था कि आपने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद जब आप सेट पे गए तो फिर उस टाइम आपको आप मतलब जो रियल स्क्रिप्ट होगी आपके हाथ में उस टाइम मिला? ऑडिशन से कुछ एक आध हफ्ते पहले, 10 दिन फिर जब आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा तब आपके माइंड में क्या आया? तब मुझे लगा कि जिसका उन्होंने टीज़र दिया था मुझे ऑडिशन में, यार ये तो इसकी पूरी फिल्म है। फिर भी मैंने जैसा कहा कि मैं उत्साहित उसी बात के लिए था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े क्रिएटर्स, पुनीत कृष्णा, विनीत कृष्णा सर ने लिखा, क्रिएट किया मिर्ज़ापुर सीज़न 1, गुरमीत सर डायरेक्ट कर रहे थे, प्राइम वीडियो, एक्सेल एंटरटेनमेंट, इतने बड़े लोगों के साथ, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोगों के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा था। तो मैं तो मेरा ऑडिशन पे फोकस करना और कैसे, और आई एम सॉरी, कैसे करूँगा उस पर फोकस करने से पहले तो मेरा खुद के साथ एम था कि मैं इस एक्साइटमेंट को काम डाउन करूँ, कि बहुत बड़ी शिप पे आपको चढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं ये एलिगरी का मैंने इस्तेमाल अभी कल परसों भी किया, कि मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, वो टाइटैनिक में जैक को टिकट मिल जाता है टाइटैनिक पे चढ़ने का, तो मुझे ऐसा इतनी खुशी मिली कि मैं इतने बड़े शिप पे चढ़ रहा हूँ। अब देखता हूँ कि वहाँ से नज़ारा कैसा दिखेगा मुझे। इस कैरेक्टर को आपने बिल्डअप कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में लगभग सभी लोग हैं जिन्होंने सबने मिर्ज़ापुर तेरी देखी है। तो जब आपको ये कैरेक्टर मिला, जब आपको ये स्क्रिप्ट मिली, तो उस कैरेक्टर को जब हम देख रहे थे तो ऐसा लगा कि यार
एक उस कैरेक्टर में ना मासूमियत है, लेकिन इसके साथ साथ एक गुस्सा भी है। जो समाज में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको उसके अंदर एक क्रांतिकारी, वो एक शायर है, एक कवि है। तो इस कैरेक्टर को जब आपको वो लाइन मिली तो उसको कैसे बिल्डअप किया आपने? आपके दिमाग में क्या आया? क्या आपने मतलब उस कैरेक्टर को किस तरीके से बनाया? पता है क्या होता है नियाज़, कि जब इतने अनुभवी राइटर्स वो उस लाइनों को लिखते हैं, जैसे जो मेरी शायरी थी वो लिखी थी आशीष मिश्रा ने, जो कि अपने आप में बहुत ही पारंगत अभिनेता हैं और कंपोज़र हैं। और फिर गुरमीत सर डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो सिनेमा में से ना सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन कि मैं उसको कैसे खोल रहा हूँ उसकी गिरहें, सिर्फ वो मायने नहीं रखती, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सिनेमा को बनाते हैं, एडिटिंग, साउंड, ये वो। तो मैंने सही सही बताऊँ, मैंने किया नहीं कुछ, मैंने जाके वो लाइनें बोल दी। लाइनों में अपने आप वो पोटेंट पावर थी, जैसे ना बांध में अपने आप वो पावर रहती है, जैसे गेट खोला वो पानी गिर जाता है ना, तो वहाँ जाके मेरे उस लाइनों में ऑलरेडी वो पावर थी। उन्होंने एक्शन बोला और मैंने वो बोल दिया। उसके अराउंड जो सिनेमा हुआ ना, डायरेक्शन, साउंड, एवरीथिंग, उसने वो चीज़ को बना दिया। तो ये मुझे श्रेय लेना इस चीज़ का एंटायरली गलत होगा। इसमें एवरीबडी इज इन्वॉल्व। संजय कपूर, माई सिनेमाटोग्राफर, वेरी एक्सपीरियंस्ड, आनंद अय्यर सर, गुरमीत सर। तो लाइनों में पोटेंट पावर थी, मैंने बस रिस्पेक्ट किया उन लाइंस की, कि यार किसी राइटर ने आशीष मिश्रा ने उसको एटलीस्ट हफ्तों देकर लिखा है, अगर घंटों, अगर महीनों नहीं तो हफ्तों देकर तो लिखा ही। मैंने उसकी राइटिंग की, उनकी कला की रिस्पेक्ट की, तो मेरे ख्याल से मुझे उसी चीज़ का आशीर्वाद मिला, ऑडियंस के प्यार से। ये पूरा सीन इतना फनी है और इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, तो आपको हंसी आई? कुछ तो ऐसा ऑनेस्टली आई। मैं अकेला रहता हूँ। हंसी ना बड़ा एक सेट के सामूहिक ऊपर। फीलिंग है। हंसी बड़ी एक सामूहिक फीलिंग है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, इन सब के साथ बैठा हूँ, तो वो और तेज़ ठहाके मार के हंसता हूँ। लेकिन अकेले जब मैं रूम में बैठा था, अपने 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 1 BHK पे बैठा था, तो मुझे देख कर लग रहा था, लोग, मैं अमेज़ हो रहा था कि लोगों ने उसको कितना अलग अलग तरीके से देखा ना। मैंने तो वही, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने सिर्फ उन लाइनों का बांध खोल दिया, लेकिन फिर लोगों का इंटरप्रिटेशन उसको, कि उसको देखा कि क्लास टीचर के पर्सपेक्टिव से, कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से मीम बन रहे हैं, चाचा ताऊ के पर्सपेक्टिव से, गांव के पर्सपेक्टिव से, कोई कुछ खरीदने जा रहा है दुकान पे तो शायरी लेके खरीद रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बिठा रहा है तो शायरी बोल के बिठा रहा है, कोई ऑफिस पे जा रहा है तो मेरी स्किल्स शायरी वाली है। तो मैं इन सब को चीज़ को देख के अमेज़ हो गया कि यार मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हूँ जितने ये लोग हैं, जो लोग एक्टर्स हैं भी नहीं। सो मैं अमेज़ हुआ उन सबको देख के, उनकी कला को देख के, उनकी इमेजिनेशन को देख के। और अकेले में हाँ स्माइल तो कर रहा था अपने सोफे पे लेट कर। मैं सेट की बात कर रहा हूँ। सेट पे ऐसा कुछ हुआ कि आप बोल रहे हो चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा? यस, बिल्कुल हुआ। क्योंकि जब आप बोलते हैं फिर उधर से वो जो तबड़क तबड़क करता है, तो मतलब ऐसे ऐसे सीन थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद भी हंसने लगते होंगे। फनी ऐसा कुछ सीन होता होगा सेट के ऊपर? मेरा फन तो मैंने बहुत ही थैंकफुली ख़त्म कर लिया था लाइन कई बार बोल के। लेकिन जब मैं सेट पे गया फर्स्ट टाइम, आई विल टेल यू, वो जो पंडाल वाला सीक्वेंस है, जब मैं कवि सम्मेलन में पढ़ रहा होता हूँ, तो बहुत लोग बैठे थे, और जो एक्टर्स वहाँ पे जो कवि सम्मेलन के श्रोता प्ले कर रहे थे, उन लोगों को तो नहीं पता था लाइन्स ऐसी हैं, क्योंकि लाइन्स तो सिर्फ मेरे पास रहती हैं साइड्स। तो जब मैंने पढ़ा तो उन लोगों को एक ऐसे ही बोलते ना, वो कर्व बॉल आके विकेट उड़ा दी उनकी। बोला अरे ये क्या सुना हमने। तो वो एकदम से फिर उसके बाद उनकी भाव भंगिमाएं बदल गई। तो उन्होंने एक्साइटमेंट दिखाया है, वो सच में असल एक्साइटमेंट है। मतलब बहुत सारे, और रियल नेचुरल आया बिल्कुल होगा। वो मतलब खुशी से, और उनको लगा क्या होता है ना कि 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो कई बार बहुत एक्साइटमेंट, फिर बीच में बोरियत, थोड़ी गर्मी, थोड़ा बहुत फेजेस से गुजरना पड़ता है जैसे ज़िंदगी। तो वो शायद दोपहर का वक्त था, 3-1 बजे का। तो एकदम से जब ये पड़ा ना, उनकी सारी दोपहर की आलस और उनका सारा दोपहर का वो सब अकड़न उकड़न सब चली गई, एकदम सब ओत प्रोत हो गए खुशी से। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी प्यार से फ़ोटो खिंचवा के, गले मिल के, कुछ जो उम्र दराज महिलाएं थी उन लोगों ने मतलब बिल्कुल आशीर्वाद दे के मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन परफॉर्म करके। तो उन लोगों के रिएक्शंस बहुत ही, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इस सीन को फिल्माया कहाँ गया था, मतलब कौन सी जगह पे? बॉम्बे के किसी स्टूडियो में, फॉरगेटिंग, मैं भूल गया शायद बॉम्बे के। चलिए कोई बात। आई थिंक बॉम्बे क्या के आपका जो कैरेक्टर था, क्या कुछ उसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश थी, या फिर जो था वही आपने किया? बिल्कुल गुंजाइश नहीं लगी मुझे तो इम्प्रोवाइजेशन की। इतना अच्छा लिखा गया था, मैं उसके साथ क्या छेड़खानी करता, बिकॉज एक मीटर था उस चीज़ का,
एक ताल थी। अगर मैं कोई भी अपना इम्प्रोवाइजेशन करता तो मुझे एटलीस्ट महीनों हफ्तों की मेहनत चाहिए होती, जितनी आशीष ने की उन लाइंस को लिखने में। मैं इम्प्रोवाइजेशन करके मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट ही करता। मैंने आपको कहा कि मैंने परफॉर्म करने से ज़्यादा उन लाइनों की रिस्पेक्ट की है। तो मैंने कोशिश की, बिकॉज क्या होता है ना, पोइट्री का एक रिदम भी होता है। तो अगर आप कहीं भी कुछ भी घुसाते हो तो वो अलग बजता है फिर, वो है ना, वो उसका एक लगता है कि टक 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 टक, उसमें मैं बीच में एक टक घुसेड़ूंगा तो लगेगा अरे यार ये कहाँ से आ गया, बैठा नहीं। तो मैंने कोशिश किया कि इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल नील कर दिया जाए। हाँ, बीच एक पॉजेस वॉजेस जहाँ नहीं थे अपने इंटरप्रिटेशन में डाल दिए, वो डायरेक्टर के साथ मिलजुल के एक सिमिलर पेज पे पहुँच के जितना उसकी सीमा के अंदर पॉसिबल था मैंने किया। लेकिन जब वो सीन आया ना पल्लव भाई, तो आप शायरी पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगा कि वो ऐसी एक नॉर्मल सा कैरेक्टर है, कोई आकर के शायरी पढ़ रहा है। ये उम्मीद नहीं थी किसी को कि वो आगे भी चलेगा, और जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है और जो ट्विस्ट उस कैरेक्टर ने दिया है वो लाला का कत्ल करके, तो अब क्या आपको उम्मीद है कि सीज़न 4 में भी आप दिखेंगे? इन्होंने स्पॉइलर दे दिया है। तो जिन्होंने मिर्ज़ापुर 3 नहीं देखा है वो इससे कुछ मिनट पहले रुक जाएं और जाके देख लें मिर्ज़ापुर 3 ऑन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो। आपका सवाल था कि आगे भी दिखेगा, क्या ये किरदार आगे भी दिखेगा? मैं जितना इस चीज़ से फैसिनेटेड था ना लाइन्स से, जब मुझे लाइन्स पहली बार मिली, मैं चाहूँगा मैं उतना ही फैसिनेटेड हूँ कि जब वो मेरे पास कॉल आए कि आप हैं या आप नहीं हैं। तो मैंने लिटरली उस चीज़ को ब्लैंक कर रखा है कि यार उसमें जब कोई भी रंग आए, हंसी का, खुशी का, हाँ या ना का, वो मुझे अमेज़ करे। तो मैंने लिटरली उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज बहुत आसान होता है उस चीज़ के बारे में सोचना और कुछ नहीं करना कि अब तो एक चीज़ रहेगा। मैं जितना उस चीज़ को खाली रखूँगा उस पेज को, उतना मैं अपने और काम से और अपने मेहनत से उसको भर पाऊँगा। तो मैंने लेकिन एक बात तो है कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, मिर्ज़ा ये जो 3rd सीज़न है, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो 4th में कुछ होने वाला है, मतलब एक ट्विस्ट के साथ वो उनका एक 3rd में एंड अप हुआ है। हाँ, चार काबिल कंधे हैं, 2 रितेश सिद्धवानी के और 2 फरहान अख्तर सर के। मैं उन 4 काबिल कंधों पे ही छोड़ दूंगा एक्सेल एंटरटेनमेंट पे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, बिकॉज वो उन लोगों का एक्सपीरियंस पार, मतलब उन लोगों का जो वर्क है पार एक्सीलेंस है। तो मतलब अब देखते हैं उन लोगों ने क्या सोचा है, इसकी जर्नी कहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, व्हाटएवर। आई चूज़, मैं कोशिश करूँगा, चूज़ करूँगा कि मुझे उस चीज़ से आश्चर्य मिले जब वो मुझे फ़ोन करे या ना करे उससे। जिस तरीके से मीम्स हर जगह शेयर किए जा रहे हैं, आपने भी बताया है कि जो भी हैं अपने हिसाब से फिट कर ले रहे हैं उस मीम्स में कि यार ये मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो क्या अब आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कभी मतलब बैठते हैं, कभी माहौल बनता है, तो इस तरीके की फरमाइश होती है कि सही यार बताऊँ यार, एक बार सुना दो यार सही ऐसा बताऊँ यार, करके? मैं ऑनेस्टली मैं इनको भी बोल रहा था कि मुझे वक्त ही नहीं मिला सच में। मतलब वो इतना वो बाढ़ प्यार का जो कि बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। मैंने जैसा कि कहा, मेरी बाहें खुली हैं, सर झुका है और भूख बढ़ रही है। तो वो बाढ़ में तैरने के कारण मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं किसी के साथ बैठ सकूं, बिकॉज उसके लिए फिर तसल्ली चाहिए रहती है। और हैविंग सेड दैट, कि जब मैं दोस्तों के साथ बैठूंगा भी तो वहाँ मैं नहीं चाहता कि ये सब बातें, वहाँ एक आध शायरी सुना दी वो बात अलग है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उतना ही इनफॉर्मल रखें, वो मुझे उतना ही गाली दे के मुझे ज़मीन पे ले आएँ और वो मेरे ऐसे ही कंधे पे हाथ नहीं, रखें। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक हो सकता है कि ये सेलिब्रेट करने का एक तरीका हो, जब दोस्त के साथ बैठते हैं तो हाँ भाई तूने यार कमाल का काम किया है, एक माहौल बना, मूड बना, चल, मतलब इस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। आपने वो क्या वर्ड का इस्तेमाल किया था, असाधारण क्रिया, क्या सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो Auxiliary verb। हम किसी सहायक तरल पदार्थों का प्रयोग करके सहायक क्रियाओं माहौल नहीं बनाना चाहते। वार्तालाप करेंगे सहायक तरल पदार्थों के बीच में कुछ सहायकों के साथ। तो जब भी वैसा वो लम्हा हमें हम पे नाजिल होगा, हम देखेंगे उसका। मतलब लेकिन अभी तक वैसा लम्हा नहीं आया कि मैं दोस्तों के साथ बैठ के जश्न कर सकूँ इस बात का। लेकिन अभी उसके टाइम है, अभी 10-15 दिन आगे हम लाइंड अप हैं, देखते हैं उसके बाद। जैसे सीजन 3 आया, आपका फ़ोन हैंग हुआ? मतलब पूछने का ये है कि इतने सारे मैसेज तो आए होंगे आपके, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फ़ोन कॉल्स हो, बहुत सारा प्यार आपको मिला होगा। बिल्कुल, बहुत मिला। जितना मैं देख पाया, जितना हम लोग मिल के देख पाए टीम में, बहुत सारा था, बहुत सारा था। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, जितने भी मैसेज आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, एक-एक को बिना देखे कि वो उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो कौन हैं, वो रियल हैं, नहीं हैं, कहाँ से हैं,
हमने जितनों को कोशिश हो सकी हमने, और टाइम मिला, हमारी पूरी कोशिश है कि सबको रिस्पॉन्स जाएगा, और वो प्यार देख के और कुछ नहीं, हम खुशी ही महसूस कर रहे थे। हमारी भूख चली गई थी, हम खाना खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, हम सिर्फ कॉफ़ियों पे ज़िंदा थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि उन एक्साइटमेंट के साथ साथ हम ये ना भूलें कि वो रिस्पॉन्स चाहते तो उनको रिस्पॉन्स भी पहुँचे। तो हमारी अभी पूरी कोशिश है कि इंटरव्यूज़ के बीच में, गाड़ियों में चलते हुए, फ़्लाइटों में, हम सिर्फ सबको रिस्पॉन्ड किए जा रहे हैं, थैंक यू फॉर योर। हम जितना वर्चुअल आर्म्स स्प्रेड कर पा रहे हैं, बाहें खोल पा रहे हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर 3 के पल्लव में और 3 के बाद के पल्लव में कोई फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, बस लोगों को पता चल गया। एक फ़र्क है कि लोगों के नज़रों में आ गया, और लोगों की नज़रों में आते रहे हैं, जिसके कारण, बिकॉज़ मैं सच में ये चाहता हूँ कि खुदा तक पहुँचने का रास्ता दिल तक पहुँचना है जो उन्होंने बनाया है, और मैं जितने ज़्यादा दिलों तक पहुँच पाऊँ, उतना ज़्यादा मैं भगवान, ईश्वर, जो भी वो एनर्जी उसके पास पहुँच पाऊँगा। तो यही है कि मैं ज़्यादा दिलों तक पहुँच गया हूँ, और बिलियंस और ट्रिलियंस जितना लोग दौलत कमा रहे हैं, उतने मैं दिल कमाना चाहता हूँ। तो बस ये फ़र्क है कि उतने वो दिल की कमाई चल रही है मेरी, बस, बाकी इंसान हमारी भी यही दुआ है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, इंजीनियर से एक्टर कैसे बन गए? वो अफ़साना जिसे अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देखकर छोड़ना बेहतर। तो वो वही मुझे लग रहा था कि वन लाइन आंसर फॉर दिस वुड बी कि मुझे सुबह उठ के इंजीनियर, हमें वो शेक्सपियर ने कहा है कि एवरीथिंग इज अ प्ले, जो आनंद फिल्म में भी कहा गया कि ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम सब रंगमंच के किरदार। तो शेक्सपियर ने कहा था, शेक्सपियर जी ने कहा था वो लाइन कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर मेयर प्लेयर्स प्लेइंग आवर पार्ट्स, वी हैव आवर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। तो मुझे लगा कि मुझे सुबह उठ के वो इंजीनियर का पार्ट प्ले करने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता। मैं बिस्तर से, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो स्प्रिंग की तरह मैं उठ नहीं पा रहा था इंजीनियर का रोल प्ले करने के लिए। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये मुखौटा उठा के मैं रख देता हूँ, तो मैंने रख दिया। हाँ, क्योंकि जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने बताया, और जिस परिवेश, वहाँ का जो एक माहौल है, वहाँ का जो एक परिवेश है, तो वहाँ पे गाजीपुर, वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोचना एक्टर बनने, मतलब वहाँ पे सारे के सारे इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरी, इस तरीके से लोग सोचते हैं, है ना। यहाँ तक कि घर वाले भी ये नहीं सोचते कि ये बंदा जाके एक्टर बनेगा। तो आपने वहाँ से मतलब डिसाइड किया बाद में, या फिर आपको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, यार मैं तो इसके लिए बना हूँ, मुझे यही करना चाहिए? क्या इस चीज़ के लिए आपके घर वाले लोग मतलब संतुष्ट थे कि जो कर रहे हो वो करो? संतुष्ट तो नहीं होते हैं, मैं आपको सही बताऊं कि सिक्योरिटी ढूंढना किसी भी घर वालों की, माँ बाप की एक प्राइमरी नेचर होता है उनका, कि उनको, वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि आप भूखे न मर जाओ। तो उनको बस ये लग रहा था कि यार क्या करेगा, एक्टिंग की क्या चीज़ है, बिकॉज मेरे परिवार में कोई भी नहीं है दूर दूर तक, है ना। मेरे दादाजी वगैरह तो किसानी करते थे, नाना जी वगैरह भी वो सब गाँव में थे, तो दूर दूर तक किसी ने सोचा नहीं। तो डेफिनेटली लीनियज, जिस लीनियज से मैं आ रहा हूँ, उसमें तो इसका कोई अंश भी नहीं था। तो वो डेफिनेटली वो आप मेंढक को एक कुएं से दूसरे कुएं में डाल दोगे तो एकदम से उनको ऑकवर्ड फील होगा ना। तो वैसे ही मुझे, हमें जैसे इस डिसीजन के बारे में पता चला, तो मेरे पिताजी खलबला गए एकदम से। इधर उधर उन्होंने अपने दोस्तों में चर्चाएं शुरू की कि यार ऐसा सोच रहा है। तो उनका डेफिनेटली उनके ऑफिस में मन कम लगने लगा। मगर माँ का विश्वास था, मैं सही बताऊँ आपको, है ना। उन्होंने जो, उनके जब हाथ मेरे गालों पे पड़ते, वो उससे बेहतर विश्वास मुझे दुनिया में कुछ नहीं देता। आई लव यू मम्मी। तो वो विश्वास उनका था, और उन्होंने पापा को मनाया, और फिर फिर मैंने जो डिसीजन लेना था मैंने ले लिया, और फिर वो मेरे साथ रहे, थोड़ी शंका के साथ। उन्होंने भी शायद थोड़ा बैंक बैलेंस सेव ज़्यादा करने लगे होंगे कि अगर कुछ इसको ज़रूरत पड़ी तो हम कर पाएँ। लेकिन मुझे पता है कि अब मिर्ज़ापुर 3 के बाद ये बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे है ये गाड़ी, और उनको अब किसी शंका की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय तो थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है, ख़ास करके उस परिवेश से जो हम आते हैं, तो ऐसे ताने वाने सुनने को मिलते थे, यार ये चला एक्टर बनने के लिए, कितना अच्छा इंजीनियरिंग कर रहा था, इसके ऊपर एक्टर का भूत सवार हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरीके से चीज़ें आपके कानों तक आती थी? वो मैं टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ आज। तो जोकोविच को बहुत ट्रोल किया जाता था जब वो फेडरर के साथ खेलते थे। तो बोलते कि बू जोकोविच,
और और फिर भी वो जीत गए दुनिया के सबसे ईज के साथ खेलने वाले प्लेयर फेडरर को हरा के। तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, आप कैसे जीत गए टेनिस इतने हाई कंपटीशन में जब आपके खिलाफ सारी चीज़ें हो रही थी। बोला कि बस से मुझे बस लग रहा था कि मेरी तारीफ़ कर रहे हैं सारी आवाज़ मेरी तारीफ़ कर रही है। तो जितनी भी चीज़ हो रही थी तो मुझे लग रहा है अरे वाह यार, तो तारीफ़ हो रही है मेरी, ये तो मेरी प्रोत्साहन हो रही है, ये तो मेरे कंधे पर पैट कर रहे हैं। तो मैंने तो उसको वैसे ही लिया। स्टार्टिंग में एक आध बार और उसकी जड़ें मेरे ख्याल से पापा मम्मी के वैल्यूज़ में थी कि कोई चीज़ बोले तो उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। क्या आप पे हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आपका उस पर क्या रिएक्शन रहेगा वो आपके हाथ में है। तो जितना मेरे हाथ में था मैंने वो किया, मैंने उसको जोकोविच की तरह प्रोत्साहना की तरह परसीव किया। फिर आपने एनएसडी का रुख कैसे किया? एनएसडी ने मेरी तरफ रुख किया। अच्छा अच्छा, फिर एनएसडी ने आपकी तरफ रुख कैसे किया? एनएसडी केम इनटू द डेस्टिनी, आई थिंक वो लिखा था। आपने वो मोबाइल गेम्स खेले जिसमें आप वो गेम्स होते थे नोकिया फ़ोन्स में कि आप ऐसे पैर रख रहे होते थे और वहाँ पे रास्ता बन जाता था इन ब्लॉक्स की तरह। अच्छा, वो स्नेक गेम होता था वैसे। मैंने तो सांप वाले खेले। हाँ वही स्नेक वाला ही होता था। तो वही मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर उठा था और वहाँ पे रास्ता बन गया, सिलेक्शन हो गया। एनएसडी बहुत प्रेस्टिजियस। आपको पता कैसे चला एनएसडी के बारे में? डेफिनेटली मैं थिएटर करता था तो इसके बारे में बातचीत तो होती ही थी, कॉलेज सीनियर्स। कहाँ करते थे आप थिएटर? मैं स्कूल से कर रहा हूँ। अच्छा। स्कूल में मेरी टीचर थी, हम शेक्सपियर प्लेस करते थे स्कूल में। हालांकि वो एक ड्रामेटाइज रीडिंग ही होती थी लेकिन हम उसे प्ले करना ही बोलेंगे बिकॉज थिएटर से जुड़ तो गए थे। जितना हमारे सिलेबस में होता था सिर्फ 2 प्ले शेक्सपियर के, लेकिन फिर हमने और भी ड्रामेटाइज रीडिंग परफॉर्मेंस वगैरह किया फिर कॉलेज में। लेकिन ऑब्वियसली कि आप एक बार आ जाते हो कहीं बैटिंग करने लगते हो तो ग्रे निकल्स पता ही चढ़ जाता है ना, ग्रे निकल्स का भी बैट होता है, चाहे वो किसी भी कस्बे से हो खिलाड़ी। तो वैसे ही आप घुस गए जब एक बार इस विधा में तो पता चल गया एनएसडी में शोर होता है आसपास, अच्छा ये एनएसडी से वो एनएसडी से है। इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था 2014 जब मैं कॉलेज में था। तो और रिसर्च हमारी तेज़ हो गई कि ये क्या बिल्डिंग है। तो ये एनएसडी में आप कौन से साल में गए? 2016 में गया था मैं एनएसडी। 2016 में। उसके बाद पास आउट हुए 2019। उसके बाद पास आउट होने के बाद सीधे मुंबई? अब सीधा बॉम्बे आ गया मैं बिकॉज़ मुझे सिनेमा से बहुत लगाव था। मैं बचपन से सिनेमा का वो रहा हूँ, प्रशंसक रहा हूँ। और हमेशा जो भी अलग अलग मम्मी का मेकअप लगा के मम्मी जो बचपन में फ्रॉक सिलती थी वो पहन के नाचने गाने और मनोरंजन करना मुझे हमेशा से पसंद था। तो आपका सवाल था कि एनएसडी? हाँ, सीधे मुंबई सीधे बॉम्बे में चला गया। तो मुझे लगा कि इस बार मैं सवाल नहीं भूला। आप आँख में देखते हुए भी सवाल नहीं भूल रहे। मैं बॉम्बे गया, मुझे लगा कि मनोरंजकों के लिए वो जगह बहुत अच्छी है और मेरे पास आई एम एन एंटरटेनर विथ स्किल्स ऑफ एन एक्टर। मैं एक मनोरंजक हूँ जिसके पास अभिनय की भी कला है। तो मुझे लगता है मनोरंजन करने के लिए लोगों का मनोरंजन करना मेरा पहला धर्म है और उसके लिए वही शहर दिखा मुझे और मैं चला गया एनएसडी से पास आउट होके। लेकिन उसके बाद कुदरत का अलग चीज़ लिखी थी कि कोविड आना था। तो आप बहुत सारी एनर्जी लेके जाते हो लेकिन फिर वर्ल्ड की एनर्जी कम हो जाती है। तो वो झेलना पड़ा जो कि हम सबको झेलना पड़ा। इट्स ओके, वहाँ तो हम सब साथ थे। तो फिर काम मिलना, मुंबई जाने के बाद आपको कैसे काम मिला? पहला काम क्या था? क्योंकि एक ऐसा भी होता है ना पल्लव भाई, हम जाते तो हैं मुंबई, बहुत सारे एक्टर्स हमेशा जाते हैं, डेली ही जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं कुछ हाथ नहीं लगता है, वापस भी आते हैं। बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो क्या आपके साथ इस तरह की कोई समस्या थी? आप मुंबई गए, मुंबई जाने के बाद कोविड आया, कोविड आने में जाहिर सी बात है कहीं पे कुछ काम वाम नहीं मिल रहा था या फिर सब लोग घर पे ही बैठे हुए थे। तो आपके मुंबई जाने के बाद कब तक आपको काम मिलने शुरू हुए? कैसे आपने उन सब चीज़ों को पाया? 99वां दिन था बॉम्बे जाके जब मुझे काम मिलना, पहला काम मिला। माई करके एक वेब सीरीज। आपने एक डे नहीं मुझे ऐसे काउंट किया हुआ है? बिकॉज दिन ही ऐसे कट रहा था ना बिना काम के। आपके पास काम नहीं है तो फिर दिन तो नंबर्ड ही होते हैं, मतलब ऐसे। वैसे 99 नंबर को लेकर के कहा जाता है कि ये बड़ा ही खतरनाक होता है। हाँ रविचंद्रन अश्विन पहनते हैं, रविचंद्रन अश्विन सर पहनते हैं, ग्रेट बॉलर। तो
सेंचुरी से पहले मुझे काम मिल गया। अच्छा। तो सेंचुरी मेरी नहीं हुई, वर्कलेसनेस की सेंचुरी नहीं हुई मेरे दिनों की, लेकिन मिल गया था काम। और उसके बाद फेयर अमाउंट ऑफ टाइम बीच में काम नहीं भी था। लेकिन वो तो मैं ट्रेनिंग करके गया था ना कि काम नहीं है तो मैं अपने आप पे कैसे काम करूं। और मैं लोग आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझूं कैसे, उसका रस कैसे लूँ, आनंद कैसे लूँ। तो वो तो मैं ट्रेनिंग लेके गया था, तो आई क्रेडिट ऑल टू माई ट्रेनिंग एट NST, विच मेड मी वेरी पेशेंट टू डील विद इट। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। पेशेंस एक ऐसा क्वालिटी है जो आपके पास होनी चाहिए, जो किसी भी काम में। आप यहाँ पे NMF में इतने सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हैं आपके, लेकिन उसके मद्देनज़र आप बौखला नहीं सकते ना। आपका फोकस तो आपके नेक्स्ट टास्क पे होता है। तो मैं काम था या नहीं था, मेरा फोकस मेरे अगले टास्क पे था। तो मैं उसके थ्रू रहा, उसके ज़रिए गुजरता रहा, और फेयर अमाउंट ऑफ टाइम पे काम मिला। और बीच में बहुत ही ज़्यादा समय था जब काम नहीं भी था। पहला काम कब मिला था आपको? वही 99th डे बॉम्बे जाने के। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो काम नहीं मतलब आया, इसमें क्या काम मिला था? माई करके एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ थी। अच्छा। उसमें 5th एपिसोड में मेरा पार्ट है, अच्छा। देखने वाले देख सकते हैं। उसमें आई वॉज प्लेइंग अ डाउन सिंड्रोम पेशेंट, अच्छा। जिसको डाउन सिंड्रोम है, डायरेक्टेड बाय अतुल मोंगिया सर। इट वॉज ऑल्सो हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू. He has done a lot of work otherwise, but directorial debut, I might be wrong, so I'm not factually, might not be factually correct. तो माई नेटफ्लिक्स पे मैंने वो काम किया। और लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो काम जब मुझे मिला और वो पेपर जब साइन हुआ, वो 99th डे पे मतलब फ़ोन आ गया था। लेकिन उसके बाद वो काम शूट होने में वक्त लग गया क्योंकि कोविड आ गया। तो कोविड ने चीज़ें डिले कर दी। तो वो काम शूट होते होते साल भर लग गया उसके बाद। लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद तो मैं भी वही कर रहा था जो हम सब कर रहे थे, कोविड में कहीं फंसे हुए थे, अपनी आगे की चीज़ों को देख रहे थे। तो ये था फर्स्ट काम का सिलसिला। तो एक्टिंग के अलावा आपको क्या पसंद है? बहुत चीज़ें, सही बताऊँ तो मैं आपको, बहुत चीज़ें पसंद है, लेकिन वक्त नहीं मिलता क्योंकि एक्टिंग इतना अपने आप में सेल्फ अब्जॉर्बिंग, आपको अपने अंदर सम्मोहित करने वाला प्रोफेशन है, व्यवसाय है। तो समय नहीं मिलता। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मैं बहुत खेला हूँ। मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, बहुत तरह तरह के स्पोर्ट्स खेलता हूँ। रनिंग का शौक़ है। तो कोई भी चीज़ जिसमें शरीर का कसरत इन्वॉल्व हो, मूव करना इन्वॉल्व हो, मुझे बहुत पसंद है। ट्रैकिंग करना, ये करना, वो करना। और क्या पसंद है मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं देखा, मैंने आपकी बहुत ही एस्टैब्लिश लोगों की किताब रखी हुई है। आई होप आई रीच अ डे जब मेरी भी किताब यहाँ पे रखी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टर्स को इंटरव्यू कर रहे होगे। तो पढ़ना बहुत पसंद है, खेलना पसंद है। मुझे माँ बाप के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे समय चुरा के उनके पास चले जाता हूँ। तो थर्ड सीज़न आने के बाद, रिलीज़ होने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए हैं? मतलब सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल रहा। फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। अच्छा। हाँ, तो मी, माई टीम, एवरीबडी, तो फ़ोन पे रहना, लोगों को रिस्पॉन्ड करना जितना हो सके पॉसिबल है। बिकॉज वो लोग नहीं है, वो हर कोई मेरे लिए एक इंडिविजुअल इंसान है। कि अगर रोहित ने मैसेज किया, रेयांश ने मैसेज किया, वाल्मीकि ने मैसेज किया, रूबी ने मैसेज किया, तो वो मेरे लिए वो लोग हैं। तो मैं जितना हो सके अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि रिस्पॉन्ड करें, लोगों को बताएं कि हम बहुत खुश हुए आपका प्रेम पाकर, और ये प्रेम और एडमिरेशन आप हमारे साथ बनाए रखें, और हम आपका मनोरंजन करना कभी नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। तो बस उसके लिए फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। सीरीज में तो आप कवि बने हैं, क्या ऐसे अपने रियल लाइफ में कविता वगैरह लिखते हैं? लिखता था जब मैं NSD में था। अच्छा। और उससे पहले वो ही होता है ना, वो पहला दिल टूटा तो फिर कहाँ उसको निकालें। तो कागज़ पे चीख भी लिया और आवाज़ भी नहीं निकली, है ना। कुछ है आपके? मेरे अभी तो नहीं है मेरे दिमाग में कुछ मेरा लिखा हुआ। देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो मैं वही तबड़क तबड़क बोलूँगा, सुनाइए। फिर तो मुझे मेरा लिखा हुआ ही सुनाना पड़ेगा। सब लोग यहाँ पे हाथ उठा रहे हैं सुनने के लिए। नहीं, तबड़क तबड़क तो आई डोंट नो कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज उसमें सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल है, और इतनी सहायता की यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, वैसे आप उसमें भी ट्विस्ट डाल सकते हैं। आप आधा बोल करके आधा के लिए आप ये कह सकते हैं कि भैया पूरा सुनना है तो फिर आप जा करके सीरीज देखो।
नहीं, मुझे मुझे एक पोएट हैं तहज़ीब हाफ़ी, वो बहुत पसंद है। तो उनकी 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। वाह, क्या यूँ बात। यूँ नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो कोई भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। वैसे आगे और भी है, तो लेकिन तबड़क तबड़क से ना सुनाने के लिए मैंने बचाव के लिए ये कविता सुना दी। तहज़ीब हाफ़िज़ साहब, मेरी सलाम आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अब मिर्ज़ापुर 3 से आपको एक मेरे ख्याल से नई पहचान मिली है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको सर्च कर रहे हैं कि ये बंदा है कौन जिसने ये कैरेक्टर किया है। तो मतलब और सर्च करने पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपके गूगल पे आ रहे हैं। तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे कि एक होता है कि एक क्लिक पे नेट पे मैं आ जाऊं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि यार मतलब लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को स्पेशली लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि मेरे बारे में लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। तो वो एक जो फीलिंग्स होती है उसको कैसे बयां करेंगे आप? ऐसे स्पीचलेस, आई एम टोटली स्पीचलेस सच में। हालांकि ये हैविंग सेड दैट, जो लोग मुझे सर्च कर रहे हैं, आई एम पल्लव सिंह, PALLAVSINGGH ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो आप मुझे सर्च कर लीजिए, दिस इज़ माई PR, है ना। बट जो लोग सर्च कर रहे हैं मुझे, डेफिनेटली वो बाढ़ आ रही है जैसे प्यार की, बहुत खुशी मिल रही है। और वो था ना, एक चिराग को घिस रहे थे आप कि यार इसमें से कुछ निकल के नहीं रहा। आप ऐसे घिस रहे थे, ऐसे घिस रहे थे, ऐसे घिस रहे थे, ऐसे घिस रहे थे, और अभी ऐसे घिसा और निकल गया जिन, है ना। तो समझ में आ गया, ओ ये वर्क कर रहा है। तो अब इतना समझ में आ गया कि यार हाँ, तो आप जो कर रहे थे वो ब्लैक होल में नहीं जा रही थी मेहनत, वो वर्क कर रही है। तो वो अच्छी चीज़ हमें लर्निंग के तौर पे मिल गई। प्यार के लिए बाहें खुली हैं, सर झुका है, लेकिन ज़ाती तौर पे, पर्सनल तौर पे पता चल गया कि यार ओ ये काम करता है, चिराग घिसना काम करता है, घिसते रहना काम करता है। कई बार ऐसे लम्हे आते हैं ना, जब आपको लगता है कि यार इट्स नॉट वर्किंग यार, इट्स, आई मीन एम आई डूइंग इट, ऐसे ही क्या मैं छोड़ दूँ। वो आती हैं, वो एक हसीन शाम ऐसी आती है जो आपको तबाह कर देती है। तो वो हसीन शामों से गुजरने के बाद अब लग रहा है हाँ ये चिराग का घिसना काम कर रहा है, तो वो लर्निंग मिल गई है। तो वो घिसते रहेंगे, हम चिराग अलग अलग लाते रहेंगे। ये हाथ की ये क्या बोलते हैं, लाइंस को रेखाएं घिस जाएं, लेकिन हमारा चिराग घिसना चालू रहेगा। चलिए, मैं भी ऐसा ही चाहूँगा कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें पल्लव भाई, और आगे बहुत सारा आपको काम मिले। तो ये पल्लव भाई हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर 3 में कविराज रहीम का कैरेक्टर किया है, और इन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। सोशल मीडिया पे हर जगह जो है पल्लव भाई छाए हुए हैं, हर जगह मीम्स बन रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप भी ज़रूर जाकर के मिर्ज़ापुर 3 देखिए, और आप मिर्ज़ापुर 3 में आप देख सकते हैं पल्लव भाई को। पल्लव भाई आप आए, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आपको काम मिले और आप ऐसे ही हमारे ऑफिस में आते रहें और हम आपका पॉडकास्ट करते रहें। बिल्कुल, और मैं अगली बार आऊँगा तो मेरी भी इतनी बाइसेप्स होंगी, और मैं बिल्कुल, भी ये इतनी सख्ती से इनका हाथ मिला पाऊंगा। मैं इसका वादा करता हूँ अपने सारे व्यूअर्स एंड चाहने वालों का, कि अगली बार हम नियाज को टक्कर देंगे हाथ मिलाने पर। अब की बार आएंगे तो फिर हम पंजाबी लड़ाएंगे। पंजाबी लड़ाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस मी। तो ये पल्लव भाई थे, और पल्लव भाई ने बहुत सी चीज़ें बताई, मज़ेदार किस्से कहानियाँ बताई, सेट से जोड़ी। हमारे पॉडकास्ट में अभी इतना ही। नमस्कार।